क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसने फाइंड आउट क्या किया था। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा बेटे एवरेस्की, सॉरी चैम्बरलैंड, चार्ल्स चैम्बरलैंड। और फिर आपके पास नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 पे जो साइंटिस्ट है एवर, इसका नाम था एवानोस्की, ये रशियन साइंटिस्ट था एवानोस्की। इसके बाद सॉरी एवो, इससे स्पेलिंग भी मैं भूल गया हूँ, एवानो SWSKI एवानोस्की। इसके बाद नंबर 4 पे था आपके पास डब्ल्यू स्टैनले, इसका पूरा नाम था वेन स्टैनले, वेन स्टैनले भी था, WN स्टैनले का नाम इसको याद रखना आपने। स्टैनले ने क्या काम किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 5 पे आपके पास साइंटिस्ट थे टी व्हाटटेंट एंड डी हैरल, टी और डी हैरल, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली वर्कआउट किया था और वार्षिक बताया था। अगर आपने ये आपके पास 5 ऑप्शन और पूछ लिया जाए कि इसमें से सबसे पहले वैक्सीन किसने फाइंड आउट की थी, तो एक्चुअली वो एक्सीडेंटली इसने की थी फर्स्ट वैक्सीन जो है अगेंस्ट द वायरस, और उस वैक्सीन का नाम आपको पता चाहिए, और वो थी बेटे आपके पास स्मॉल पॉक्स की, पॉक्स को इसने फाइंड आउट किया था। चैम्बरलैंड ने क्या काम किया था, इसने फिल्टरेबल नेचर ऑफ वायरस को फाइंड आउट किया था। उसे बताया था कि फिल्टरेबल नेचर है वायरस की, और रेबीज वायरस जो है जो बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन्फेक्शंस, रेबीज, उसको उसने बताया था कि फिल्टरेबल होते हैं। फिर एवरेस्की ने भी फिल्टरेबल वायरस पे काम किया था, लेकिन ये प्लांट्स वाले थे, सो ये फिल्टरेबल जो वायरसेस थे इनको उसने TMV का नाम दिया, टोबैकोमोटिक वायरसेस। डब्ल्यू स्टैनले ने बेसिकली आइसोलेशन किया था, आइसोलेट किया था इसको सबसे पहले लीफ में से, टोबैको लीफ में से, और उसकी फिल्ट्रेशन के बाद आइसोलेशन, फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन उसने की थी। मोस्टली TM वायरसेस जो टोबैकोमोटिक वायरसेस होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन देखी थी। और वॉटसन और डी हैरल ने बैक्टीरियोफेजिस को फाइंड आउट किया था। बैक्टीरियोफेजिस को आपके पास जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी बेटे, बेसिकली ये। तो ये से एमसीक्यू इस तरह से पूछ सकते हैं किसने क्या काम किया था, आपने इसको याद करना है। जी ऐसा बोले सर इस दफा पीएमसी ने साइंटिस्ट के नेम नहीं पूछी, वो ना मतलब सन पूछ रही है। एक ही एमसीक्यू था कि जो फर्स्ट वैक्सीन किसने किस सन में मतलब के बनी थी, तो बेटे एरा तो आपने याद करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे एक तो एरा याद है, मुझे ये डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेजिस वाला एरा जो है वो आई थिंक सो 1915 से 1917 के दरमियान था, और एडवर्ड जेनर जो था वो बेसिकली 1769। तो ये तो मेमोराइजेशन है, ये जितनी आप कर सकें। इसमें ना इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही थी कि जो चार्ल्स चैम्बरलैंड है इसने पहले फाइंड किया था वायरस को, या फिर ये अवनोसिकी है इसने किया था। नहीं देखें, इसने फिल्टरेबल नेचर बताया था कि और जो एक स्मॉल नेचर है, स्मॉल पार्टिकल है, उसको फिल्टर किया जा सकता है। तो एक्चुअली चैम्बरलैंड ने जो है ना ये पहले काम किया था 1842 में, ठीक है, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया था 1892 में। एक साइंटिस्ट था एवरेस्की, ये साइंटिस्ट था, इसने टोबैको के लीव्स को देखा कि उसमें एक्चुअली था। तो एक्चुअली फिल्टर तो इसने किया था, लेकिन फाइंड आउट एवरेस्की ने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। सही, मतलब कि अगर वो हमें कह देता कि फर्स्ट डिस्कवर वायरस कब हुआ था, तो फिर हम ये एवनोसिकी का 1892 वाला सन लगाएंगे। जी जी, अब ये डेट्स वगैरह जो है आपने खुद इसको मेमोराइज रखना है कि किस तरह से आप लोगों ने डेट देखनी है। फिर बेटे इसमें आपके पास आ जाता है क्लासिफिकेशन। सर ये आपने IMV लिखा है, इसका क्या मतलब है? TMV
TMV टोबैको जी, जी। मोज़ेक वायरस। ओके सर। और सर ये फिल्टरेबल नेचर से क्या मतलब है? इसको फिल्टर किया जा सकता है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, बैक्टीरिया से जो है वो छोटे होते हैं। फिल्टरेबल नेचर, फिल्टर इसने किया था, इसने जब फिल्टर किया था तो एक्चुअली ये टेक्निक कर चुका था ना फिल्टरेबल वाली, तो उसको यूज करते हुए उसने फिर फर्दर जो है एवरेस्टी ने इस पे काम स्टार्ट किया। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस जो है वो आपकी बेसिकली दो तीन चीजों पे होती है। एक तो क्लासिफिकेशन हो सकती है नंबर 1 पे, याद रखिए, होस्ट बेस पे हो सकती है, शेप पे हो सकती है, ठीक है। फिर इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना वो जीनोमिक, जीनोम पे, जीनोमिक जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपसे बारे में पूछेगा। जो अब भी क्लासिफिकेशन चल रही है वो ही इसमें भी जीनोमिक या इसकी जो क्लासिफिकेशन जीनोम पे चल रही है। तो आप लोगों ने जीनोमिक के बारे में पढ़ा हुआ है कि बेसिकली वायरसेस जो है उनमें या तो डीएनए हो सकता है या इसमें आरएनए हो सकता है। डीएनए बेस हो सकती है या आरएनए बेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको होस्ट बेस में बताऊं तो तीन तरह के वायरसेस को हम स्टडी करते हैं। एक है हमारे पास बैक्टीरिया पे जो वायरसेस मौजूद होते हैं, बैक्टीरियोफेजिस। होस्ट हो सकता है प्लांट पे, हो सकते हैं टीएमवी। एनिमल्स में हो सकते हैं एचआईवी, फ्लू वायरसेस, कोविड-19। सो होस्ट बेस ये है। शेप का वजह शेप का है, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, हेड्रल हो सकते हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो क्लासिफिकेशन है डीएनए और आरएनए वाली, ये बेस कर रही होती है। तो डीएनए भी दो तरह का हो सकता है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें आरएनए हो। तो जिन बैक्टीरिया में डीएनए मौजूद होता है उसको हम डीएनए वायरसेस बोलते हैं, और जिनमें आरएनए होगा उसको हम आरएनए वायरसेस बोलते हैं। सो जो डीएनए वायरसेस है फर्दर दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। एक तो आपने पढ़ा हुआ है इनवेलप वायरसेस जिनके ऊपर कवरिंग होती है, और नंबर 2 पे आपने पढ़ा हुआ है नॉन इनवेलप जिसके ऊपर कवरिंग नहीं होती। इनको हम नेकेड वायरसेस भी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास आरएनए में भी है हमारे पास इनवेलप वायरसेस। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों ने इसको कहां तक पढ़ना है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, आप लोग एग्जांपल्स बुक में से भी ले सकते हैं। सो डीएनए वायरसेस जो है वो एनवेलप वायरसेस हैं। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है, स्मॉल पॉक्स। बुक में लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली डीएनए एनवेलप वायरसेस है। और जो आरएनए एनवेलप वायरसेस हैं इसकी भी एग्जांपल आप लोगों के पास मौजूद है। ये देखिए प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ा, बैक्टीरिया में पढ़ा हुआ है T4 फेजेस जो होते हैं, फेजेस वायरसेस। T4 भी होते हैं, T2 भी होते हैं, T8 भी होते हैं, लेकिन हमारे पास टेडपोल 4 की टाइप, इसी को हमने पढ़ना है। इसी तरह आपके पास आरएनए इनवेलप वायरसेस है, आरएनए नॉन इनवेलप वायरसेस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरएनए इनवेलप वायरसेस की एग्जांपल क्या है, तो बड़ी फेमस एग्जांपल है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस, ये भी बुक में मौजूद है। और नॉन इनवेलप वो हैं जो कि बेसिकली उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती। तो इसकी मिसाल है आप लोगों ने वायरल डिजीज में पढ़ा हुआ है ह्यूमन वायरसेस में एचएवी, ह्यूमन हेपेटाइटिस ए वायरसेस जो है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरसेस है, हेपेटाइटिस बी वायरसेस भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बी वायरसेस जो है वो तो डीएनए बेस्ड होते हैं। सो आप लोग इसको जितना ज्यादा एक्सपैंड करने रहते हैं इट्स अप टू यू। मैंने बेसिक्स बता दी हैं कि इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, आरएनए वायरसेस भी हो सकता है, डीएनए वायरसेस भी होता है। नेक्स्ट आप लोग इसका पढ़ते हैं नंबर 2 3 पे स्ट्रक्चर। किसी भी वायरस का स्ट्रक्चर जो होता है, वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली दो कंपोनेंट पे एक्ट कर रहा होता है। आप लोगों ने अगर डॉक्टर साहब की वीडियो देखी है, अगर मैं
उसको फॉलो करूं, क्योंकि बात डॉक्टर साहब ने एक्स्ट्रा पढ़ाया होता है, यानी कि वो चीज टर्म्स जो है एफएससी की बुक में नहीं होती, क्योंकि वो वीडियोस जो है वो इंटरनेशनल भी चल रही होती हैं। तो आप लोग जब देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं टीचर का, तो आप कहते हैं जी सर ने वो पढ़ाया है, आप ये पढ़ा रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा होमोपॉलीमर, हीट्रोपॉलीमर, हीट्रोसिक्राइड्स, ये भी वीडियो में था। सो आज मैंने ये जब यूनिट पढ़ाया अपनी क्लासेस में ऑन कैंपस, तो बच्चों ने कहा सर ये वाली क्लासिफिकेशन करने को आई है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा जी इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं तो वो मैं करवा देता हूं। एक होता है एसेशनल पार्ट, वायरस का, और एक होता है नॉन एसेशनल। ये कभी मौजूद होगा, नहीं होगा, ना भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। सो एसेंशियल पार्ट वो है जो जिसके बगैर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसको हम बेसिकली न्यूक्लियोकैप्सिड का नाम देते हैं। ये बुक में लिखी है टर्म न्यूक्लियोकैप्सिड, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक है न्यूक्लियो और एक है कैप्सिड। तो इसको बेसिकली कैप्सिड जो है वो प्रोटीन यूनिट है, इसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि वो पार्ट जो प्रोटीन से बनकर बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। वो डीएनए में भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। इसको फर्दर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। मैंने वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर ने इस तरह से ही करवाया, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कोर और कोर के बाद स्टार्ट करवाया। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी कि कैप्सिड और जीनोम जो है इसमें होते हैं। एक को हम कोर बोलते हैं और एक को हम कोड का नाम देते हैं। ठीक है जी, एक है हमारे पास कोड और कोर। जनरली इसको देखा जाए तो ये हमारे पास होता है कैप्सिड, और ये होता है कैप्सिड जो है तो प्रोटीन का हो जाएगा, और ये जीनोम पार्ट हो जाएगा। कैप्सिड जो है ये, इसको हम एक और नाम भी देते हैं कि इसको हम कोट का नाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है जी, कोट भी बोलते हैं इसको, आउटर कोट या कोट। और जीनोम को हम बोलते हैं कोर, इंटरनल। कैप्सिड जो है वो कवर करता है कोर को, ये बात आपने याद रखनी है। कैप्सिड जो है वो बेसिकली मिलके बना है कैप्सोमर्स यूनिट से। कैप्सोमर्स यूनिट्स, ये कैप्सोमर्स यूनिट्स जो है ये एक्चुअली अमाइनो एसिड बनाते हैं। ये इनके अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो कैप्सोमर्स बनती हैं। कैप्सोमर्स जो इकट्ठी होंगी तो कोट बनाएंगी, इसको हम प्रोटीन कोट बोलेंगे, और ये जो है कैप्सिड कहलाएगी। ठीक है जी, जबकि कोर जो है वो इंटरनल रीजन होता है, इसमें आपके पास डीएनए मौजूद हो सकता है और आरएनए भी मौजूद हो सकता है। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं डीएनए कौन सा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डिपेंड करता है वायरस कौन सा है। दोनों तरह का डीएनए मौजूद हो सकता है वायरस में, एट अ टाइम नहीं हो सकता। यानी कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए। इसी तरह आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने एचआईवी पढ़ा हुआ है, उसमें 2 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल है। सो कैप्सिड और जीनोम या कोट और कोर, जबकि नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेलप। कुछ वायरसेस जो है वो इन्वेलप कंटेन करते हैं, और ये इन्वेलप जो है ये होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव किया जाता है, होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वो वायरसेस जो इन्वेलप वायरसेस होते हैं, एक्चुअली वो ये इन्वेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ड्राइव कर रहे होते हैं होस्ट की। और आपको पता है कि होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, लाइको प्रोटीन। ये आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ा था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्वेलप्ड वायरसेस में जो आप लोगों के पास इन्वेलप है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो वो सेम होगी जो होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी।
तभी ये हमारे सेल्स के साथ अटैच कर सकता है। सो ये बेटे जी आपके पास स्ट्रक्चर्स था। स्ट्रक्चर्स के बाद हमने वायसिस के बारे में एक चीज ये पढ़नी है कि इसमें आप लोगों के पास वायसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज हमने यहाँ पे पढ़नी है, सॉरी, कि अगर आप लोगों से वायसिस में कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछ दिया जाए कि वायसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि वायसिस जो है ना, अगर आपके पास अल्फा में हो वायरस और वाई लियोन्स, विरियॉन्स भी बोलते हैं इसको, बीटा में हो आपके पास बैक्टीरियो फेजिस, जनरल क्वेश्चन है। फिर आपके पास हो वाई वायरॉइड और डेल्टा में आपके पास प्रियॉन्स। इनमें से स्मॉलेस्ट इंफेक्शियस पार्टिकल कौन सा है? तो क्या आंसर होगा? बताऊं सर? Which of the following is the smallest infectious entity या particle? जी मरियम राशिद बोले। ऑल। याद रखिएगा इन सब में से इंफेक्शियस स्मॉलेस्ट जो है वो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन जो है सिंगली वो अगर इंफेक्शन कॉज कर सकती है तो वो प्रियॉन्स है। अब जब प्रियॉन्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलके बनते हैं तो उसको हम वायरस बोलते हैं, क्योंकि वायरस में दो चीजें हो सकती हैं, एक है कैप्सिड जो कि प्रोटीन से मिलकर बना है, एक है कोर। इसमें कोर नहीं हो सकता है, ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं प्रोटीन्स के, और ये मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज कॉज कर सकते हैं। अगर आप ऑल कहते हैं तो हाउ कैन वी जस्टिफाई द बैक्टीरियोफेजेस? बैक्टीरियोफेजेस तो लार्ज होते हैं, ये स्मॉलेस्ट और जो तो नहीं है। वायरॉइड जो है ये बेसिकली प्लांट्स पे डिजीज कॉज करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जी बोले सर आपने जो स्टेटमेंट कही है उसमें मतलब आपने कहा था कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल, तो आपने मतलब वो जो आंसर करवाया वो प्रियॉन्स है, तो हम वायरॉन्स को भी तो कह सकते हैं ना कि जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। देखिए ये इंफेक्शियस एंटाइटी है, एंटाइटी। सर पीपीटी में एंटाइटी और पार्टिकल लिखा हुआ है। पार्टिकल में फर्क होता है। पार्टिकल स्मॉल साइज के बोलते हैं हम, एंटाइटी हम थोड़ा सा इन लार्ज को बोलते हैं जो ग्रुप शेप में हो, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो थोड़ी सी। सर पीटीपी में तो ना इसका मतलब इन्फेक्शियस पार्टिकल ही लिखा हुआ है वायरॉन की जगह। वो बिल्कुल लिखा होगा, लेकिन प्रियॉन्स जो है ये साइज में वायरस से लेस होते हैं भाई, ये बात याद रखें, कंसेप्ट देखें, ठीक है। आपको वैसे तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब वायरस तो बहुत बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं ना, तो वायरॉन्स इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और वायरॉइड्स जो हैं वो आप लोगों को बताया मैंने, ये पार्टिकल्स ऑफ आरएनए होते हैं जो कि प्रोटीन कोड नहीं कंटेन करते और प्लांट्स एनिमल डिजीज कॉज करते हैं। आप इससे कह रहे हैं ना वायरॉइड्स जो हैं, या इसको हम VIROID भी बोलते हैं, ये तो आपके पास आरएनए बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास डीएनए बेस्ड हो सकता है, ये आपके पास ओनली प्रोटीन है, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और इसमें कोड भी होता है। इसको इस वजह से हम वायरॉन्स का नाम दे रहे होते हैं। वायरसेस और वायरॉन में फिर क्या मेजर डिफरेंस है? हाँ जी, जब वायरस को कहते हैं मैनी वायरसेस को बोलते हैं हम, वायरस का ये प्लूरल है, वायरॉन ये सिंगुलर है। वायरॉन मैच्योर इन्फेक्शियस एंटाइटी को बोलते हैं। सर ये अब जैसे कोरोना वायरस है, अब ये मल्टीपल तो नहीं है, लाइक ये तो सिंगल है, फिर हम इसके साथ वायरॉन लगाना चाहिए हमें कि कोरोना वायरॉन, हम वायरस क्यों क्या कहते हैं? लगाना चाहिए? यस सर। क्या लगाना चाहिए कोविड के साथ?
मतलब कि हम कहते हैं ना कोरोना वायरस, तो फिर हम कोरोना वायरॉन क्यों नहीं कहते? कोरोना वायरस ही नहीं होता, कोविड होता है। कोरोना जो है ये कोई वायरस नहीं है, कोविड है ये वायरस का नाम ना। ये आपका वायरस नहीं है, ये बेसिकली आप ये जो म्यूटेट हुआ है ये सार्स से म्यूटेट हुआ है। सार्स जो है वो बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की एक डिसऑर्डर है। बहरहाल ये तो ज्यादा चीजें हैं। बेटे आप लोगों को अगर ट्रेड्स का बताना पड़े कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं अल्फा को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑब्जेक्ट है ये। बीटा में अगर वो आप लोगों से ये पूछ ले कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वैरायटी है इसकी स्ट्रेन जो है, इनका साइज जो होता है वो 250 से लेकर 20 नैनोमीटर से तक हो सकता है। 250 से लेकर 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। इसमें स्मॉलेस्ट भी है और लार्जेस्ट तक हमारे पास हो सकता है, और इंटरमीडिएट फॉर्म भी होती है ये दोनों वैल्यूज के दरमियान में। फॉर एग्जांपल 250 नैनोमीटर लार्ज होता है या 20 नैनोमीटर लार्ज होता है? सर 250। 250। सो याद रखिएगा इसकी एग्जांपल आपके पास ये लार्जेस्ट की कौन सी होगी और स्मॉलेस्ट की, इनकी एग्जांपल्स दोनों बुक्स में मौजूद है। ये दोनों एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पॉक्स वायरसेस जो है वो बड़े होंगे। पॉक्स वायरसेस ये यानी कि इनका साइज है, इनका डायमीटर जो है वो बड़ा होता है, जबकि पैरवो वायरसेस जो है ये स्मॉल होते हैं। पैरवो वायरसेस स्मॉल होंगे, ठीक है जी। फिर अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि ये जो है कोर कोर तो रखते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि इन पे नो इफेक्ट, या आप इसका याद रखें रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इनकी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को, हेपेटाइटिस के पेशेंट को एंटीबायोटिक देना शुरू कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं जो अपने होस्ट के अलावा जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। और डेल्टा में कहता हूं नॉट कंटेन एनी एंजाइम, लैक ऑफ एंजाइम होगा। सो इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इसमें से। सर जी सर एमसीक्यूज का स्टेटमेंट आपने क्या बताया था सर? मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट इज इनकरेक्ट सॉरी सर, दूसरे का सर आपने स्टेटमेंट क्या बताया सर? कौन से? ये सर पहला वाला एमसीक्यूज जो आपने करवाया सर, मैंने पहले एड्रेस किया। स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल कौन सा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा सर? जी सर 2020 में एक एमसीक्यूज भी था सर, कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज। सर ऑप्शन जो थे वो वायरियाना करेक्ट ऑप्शन थे सर। वायरो वो इन्फेक्शियस इंटाइटी है ना, इंटाइटी है। जब इंटाइटी का वर्ड आएगा तो डीएनए कोड आरएनए में आएगा सर, लेकिन इसमें आपने मैच्योर का मैंने स्मॉलेस्ट बोला है, वेरी स्मॉलेस्ट। सही है सर, थैंक यू। इसमें बेटे आप लोग याद रखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ना आपके पास एंजाइम का,
इसमें अपने एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल HIV में एंजाइम्स आप पढ़ेंगे, इसमें एंजाइम्स होंगे जो डिफरेंट एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं हो सकते, अदरवाइज ये होंगे। इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करवा सकते, याद रखिएगा। नो ग्रोथ या नो ग्रो आर्टिफिशियल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया में इनको ग्रो नहीं करवा सकते। सो ये कुछ आप लोगों के पास करैक्टर थे, क्लासिफिकेशंस थी और हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने इसको करने। अब ये सारे बेटे मेमोराइजेशन पे हैं, जितनी आपकी मेमोरी अच्छी होगी उतनी ही अच्छे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं। बोले सर जो सर मतलब नॉट कंटेन एनी एंजाइम, सर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है सर, ये मेटाबॉलिक एंजाइम है या इसके अलावा एंजाइम? हाँ जी, मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं है ये। मेटाबॉलिज्म का मतलब है रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म का मतलब है डाइजेशन। ये एक्चुअली रेप्लिकेशन एंजाइम है, ये खुद भी नहीं तब तक एक्टिवेट कर सकता है जब ये होस्ट पे जाके एक्ट ना करे। जी सर। और सर जो बिल्कुल मतलब राइट साइड पे आपने लिखा हुआ है सर, लिपोप्रोटीन लिखा हुआ है यहाँ पे इनवेल्प के साथ। सर आपने यहाँ पे पॉइंट बताया कि वो इसी वजह से अटैक करते हैं कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर अगर नॉन इन्वेल्प हो तो वो अटैक नहीं करेगा? देखिए नॉन इन्वेल्प वायरसेस जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बॉडी या उसके खिलाफ जो है ना डिजीज के खिलाफ आप एंटीबायोटिक और सॉरी एंटीवायरल प्रोटीन्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, लाइपोप्रोटीन, अगर फॉर एग्जांपल HIV की एग्जांपल देखें तो वो एक इनवैलिड वायरसेस है। इनवैलिड वायरसेस का मतलब है कि वो हमारी CD4 मेम्ब्रेन्स को है वो ले जाता है, जब निकलता है अनकॉटिंग करके और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकलता है तो वो एक्चुअली हमारी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल की ले जाता है। तो हमारे टी लिम्फोसाइट्स उसको पहचान नहीं सकते क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स को जानती है, तो वो उसके कोर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसकी क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। तो मोस्टली हमारे जो सेल्स जो हैं वो उनको जज नहीं कर पाते। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने एक एग्जांपल पढ़नी है और ये एग्जांपल जो है वो आपके पास HIV के यानी कि वायरल डिजीज एग्जांपल में उन्होंने दी कि आप लोग ये कर लें। अब HIV का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके आगे मूव करेंगे। इसमें ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरसेस है, तो HIV जो वायरस है उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। HIV वायरसेस जो है ना वो याद रखिएगा, ये बेसिकली आपके पास रिट्रोवायरसेस की एग्जांपल है। रिट्रोवायरसेस क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिट्रोवायरसेस वो वायरसेस हैं जो बेसिकली ट्यूमर या कैंसर कॉज करते हैं, उन वायरसेस को हम ट्यूमर या रिट्रोवायरसेस का नाम देते हैं। कैंसर कॉजिंग जो वायरसेस है दीज आर कॉल्ड रिट्रोवायरसेस, इनको हम रिट्रोवायरसेस का नाम देंगे। रिट्रोवायरसेस जो है ये हमारे नॉर्मल सेल्स को डिफेक्ट में ले जाते हैं, कैंसर सेल्स में ले जाते हैं। रिट्रोवायरसेस हमारी बॉडी के अलावा रोडेंट्स में, कैट्स में, फाउल्स में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक है HIV। वो वायरसेस जो HIV है ये एक्चुअली रिट्रो वायरस है। तो एक्चुअली वायरस ये जो आपके पास एड्स है ये एक कैंसर की जो है वो टाइप हम इसको बोल सकते हैं। सो रिट्रोवायरसेस में जो बेसिकली कंपोनेंट होते हैं वो DNA बेसिस पे हो सकते हैं, RNA बेसिस पे हो सकते हैं और नॉन स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन और स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। और ये क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, खुद जो है वो रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये हमेशा अपने होस्ट को
यूज करते हैं फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन। अगर HIV की एग्जांपल हम कोट करें तो हमारे पास HIV में इस तरह से ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। HIV का जो वायरस है ये स्फेरिकल नेचर का होता है और इसमें एक आउटर एनवेलप होता है और एक आउटर लेयर होती है मेम्ब्रेन की और एक इनर लेयर होती है। और ये जो मेम्ब्रेन्स है, अगर तो ये मेम्ब्रेन है तो सर ये तो सेल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हमारे ही सेल से लेकर जाता है इसलिए हम इसको लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी नाम देते हैं। सो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इसमें याद रखिएगा आपके पास दो तरह की प्रोटीन्स होती है, लाइक दिस इनको हम स्पाइक्स का नाम देते हैं। ये स्पाइक्स के कुछ पोर्शन जो है इन मेम्ब्रेन्स के इनसाइड होता है और कुछ जो है वो मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होगा। अगर इसमें स्पाइक में देखें तो इसके दो चीजें आपको नजर आ रही है, एक इसमें हेड शेप नजर आ रही है आपको और एक इसमें आप लोगों को जो है वो ये स्टॉक शेप नजर आ रही है। तो ये एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं इन नेचर में। ये ग्लाइकोप्रोटीन होगी नेचर में, ये आप लोगों ने याद रखना है, इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स के नेम देते हैं। ये जो आपके पास स्टॉक टाइप की स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन या GP41 बोलते हैं। ये जो रेड कलर की स्टॉक आपको नजर आ रही है दिस स्टॉक, इसको हम नाम देते हैं GP। ये GP को ना हम स्मॉल लिखते हैं, ये भी इसका स्टैंडर्ड होता है। GP41 ग्लाइकोप्रोटीन होती है। 41 इसका मॉलिक्यूलर वेट और नंबर की वजह से है। एक होती है GP120, ये आपके पास जो हेड्स नजर आ रहे हैं इसके जो इस तरह से, इन हेड्स को हम नाम देते हैं, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं और इसको नाम दिया जाता है, ये भी प्रोटीन्स है और ये GP है और इनका जो नंबर है वो भी आपने याद रखना है। ये नंबर वैसे आपको पैटर्न की बुक से मिलते हैं या KPK की बुक से मिलते हैं। इसके नीचे वाली साइड पे देखें, GP प्रोटीन के अंदर से साइड वाले देखें तो हमारे पास इन्वेलप के नीचे वाली जो है प्रोटीन एक शेल मौजूद होता है जिसको हम मैट्रिक्स प्रोटीन का नाम देते हैं। ये मैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स आपको दिखाने लगा हूं, ये आपके पास मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती है। इसको ये भी इसके भी नंबर्स होते हैं, आई थिंक सो इसको GP17 बोलते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो मुझे बता सकता है, मैंने बहुत अरसे बाद इसको मुझे याद आया तो इसलिए मैंने इसको बता दिया GP17। इसका जो प्रोटीन का जी एहसान जी सात बोलेंगे। सर मेरा ना हल्का सा पहले का सवाल था, आपने ना रेट्रोवायरस को डिफाइन कैसे किया था? मैंने बताया था कि रेट्रोवायरसेस आर दोज वायरसेस व्हिच कैन कॉज ट्यूमर। सर रेट्रोवायरस की बेसिक डेफिनेशन ये नहीं होती कि RNA वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं? बेटे जी पहले सुनते रहे, रेट्रोवायरसेस आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शंस एंड दे मे कंटेन RNA। और RNA वायरसेस में भी दो तरह के होंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गई या डबल स्टैंडर्ड हो गई, यानी कि कुछ में 2 RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, कुछ में सिंगल होते हैं। अगर जिसमें 2 होंगे या तो वो पॉजिटिव स्ट्रैंड होंगे या नेगेटिव स्ट्रैंड होंगे या दोनों हो सकते हैं। सर मैंने कम से कम ये बस पढ़ा था कि रेट्रोवायरस RNA वाले वायरस होते हैं, तो ट्यूमर कैंसर का रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ। आप ना एक बात याद रखो, RNA वायरसेस तो बहुत से हैं लेकिन हर कोई रेट्रोवायरस नहीं है। रेट्रोवायरस उसमें होगा जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पे होगा। ठीक है। तमाम RNA वायरसेस में रेट्रोवायरसेस में सॉरी RNA वायरसेस जो है रेट्रोवायरसेस नहीं होते। RNA वायरसेस तमाम, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये आपने बताया था कि जो एड्स है वो कैंसर की टाइप है। कैंसर है तो कैंसर की एक टाइप ही होगी ना, ट्यूमर कॉज हो गया तो कैंसर ही है, बुक की लाइन है।
एड्स की वजह से वो एक तरह का कैंसर जो होता है ब्लड वाला वो हो जाता पॉसी है, हो लेकिन जाती है, एड्स, एवास्कुलर, हाँ लेकिन एवास्कुलर सर की पॉसी एड्स होती को है, हम खुद तो एवास्कुलर नहीं कैंसर कैंसर होता है। कहते, वो तो आपका इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी नहीं होती जी है एड्स बेटे, में। ये जी बिल्कुल ऐसे ही कैंसर टाइप हो जाता है। मुझे बताएं कि जब कैंसर होता है किसी पेशेंट को तो उसमें एसिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एड्स है तो उसमें कैंसर लाइक जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है जब इम्यून सिस्टम वीक होता है। जी ठीक है, एक है कैंसर, ये नहीं है कि आपको एड्स हुआ तो कैंसर हो गया। मैं ये कह रहा हूं अगर किसी पेशेंट को एड्स है तो उसको कैंसर भी हो सकता है, इसको हिस्टोप्लाज्मोसिस भी हो सकती है। हाँ जी ठीक है, मैं कहता कि उसको एड्स को कैंसर तो नहीं कह सकते ना, वो उसके हाँ जी, चांसेस उसके इन्फेक्ट होने के बढ़ जाते हैं उससे। बढ़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक डिसऑर्डर्स। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जो मतलब ऑन्को वायरस और रेट्रो वायरस में क्या डिफरेंस है? वो ऑन्कोवायरस को कैंसर कॉज करते हैं। सर ये एमसीक्यूज आया था कि जो HIV, ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है कि जो ये IUHS ने लिया ये था आप कि लोग पीएमसी का पेपर में नहीं आया भाई, ये आपका पेपर जो है ना यूएचएस के पेपर में आया था। जी सर वही, तो उन्होंने पूछा हुआ था कि HIV एग्जाम्पल रेट्रो वायरस की या ओनको वायरस, लेकिन हमारी बुक में रेट्रो वायरस के आगे ब्रैकेट लगा के ओनको वायरस लिखा हुआ है, तो अब फिर हम किसको चूज करेंगे? रेट्रोवायरस। ठीक है। और सर ये वाला जो आपने पूछा था ना प्रोटीन मैट्रिक्स वाला, सर ये केपीके की बुक में मेरे ख्याल से शायद है, तो वो इधर कोई केपीके का वाला बच्चा हो तो वो बता हाँ जी, सकते। मेरे ख्याल से वहीं पर है, बस ये सर इसके एक, बाद इसमें कोर है और इसका कोर जो है ये इंटरनल है और कोर कंटेन कर रहा है आपके पास ये ये इसका कोर है, ये इसका बेटे क्या है इनसाइड पे कोर है। असल में ये कोर जो है वो कंटेन कर रहा है आपके पास आरएनए के मॉलिक्यूल्स को, और इसमें आरएनए के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? इसमें एक्चुअली आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 होते हैं। तो एचआईवी का जो कैप्सिड है वो इस साइड पर है, ये जो ब्लैक कलर का है ये इसका कैप्सिड है, और कैप्सिड जो है अगेन कैप्सुलर यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इसमें हमने देखना है कि आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 होंगे, कैप्सिड जो है वो उसकी शेप क्या होगी? अगर आपसे पूछ ली जाए कि कैप्सिड की शेप, तो उसका याद रखना है आप लोगों ने, ये कॉनिकल शेप का होता है, बुलेट शेप और कॉनिकल शेप भी बोलते हैं। ठीक है जी, बोले। सर ये जो गैग प्रोटीन है इसका भी थोड़ा सा बता दें, ये भी आया हुआ था। ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं, गैग प्रोटीन, GAG, है। गैग प्रोटीन, इसी से रिलेटेड था कि कैप्सिड इज कन्वर्टेड इनटू ये मुझे नहीं पता, मुझे डॉकिंग प्रोटीन का पता है जो कि बेसिकली इसकी स्टार्च के हेड पे होती है। गैग प्रोटीन मुझे पता ही नहीं है, मैंने पहली दफा नाम सुना है। या सर मैंने भी पता पहले है। दफा सुना, वो ना एक मैम थी वो यूट्यूब पे पढ़ा रही थी, तो वो कह रही थी कि ना इसका जो ये गैग प्रोटीन की केपीके की बुक में इसको ओल्ड एडिशन में लिखा हुआ है 2015 में जाके इधर, तो उधर से भी एमसीक्यू में डाला हुआ है। पर मुझे उसका नहीं पता, मैं जो इसमें चीज है तो वो मैं उससे बताता हूँ। इसमें ये यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर इसी तरह इसमें एक और एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद होता है, इसको हम प्रोटीएज बोलते हैं, जो कि डिफरेंट जो है वो इसके फंक्शंस होते हैं। और एक एंजाइम यहाँ पर एक और होता है, इसको हम इंटीग्रेज का नाम देते हैं। तो ये आपके पास का स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर में से आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ जाए तब भी आप इसको कर सकते हैं, और डायग्रामेटिक क्वेश्चंस के अलावा अगर इसकी एचआईवी लाइफ साइकिल का पूछ ले तब भी आपने इसको परफॉर्म करना है। जी बोले बेटे। सर मैंने कहना था कि ये GP17 नहीं होता, P17 होता है। हाँ जी, P17 प्रोटीन 17 ये केपीके में से आपने बताया है। जी सर, और सर ये कोर में P24 होता है। अच्छा, ये जो ये कोड में होगा, कैप्सिड में होगा, कैप्सूल में। कैप्सिड में होगा कि कैप्सिड जो है इसमें भी आपके पास जीपी प्रोटीन्स होती हैं, वो 24 है। आपने केपीके की बुक पढ़ी थी है?
जी सर, जीपी नहीं होती, P24। P24, ठीक है, क्योंकि ये मैंने दूसरी बुक्स में नहीं है, सिर्फ मुझे याद पड़ता है कि केपीटी की बुक एक दफा मैंने देखी थी, उसमें मैंने इसको देखा था। ठीक है, अच्छा बेटे, ये आप नोट कर लेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए, अच्छा हो गया, अब आपको दूसरी बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। ये आप लोगों को 2 वैल्यूज मिलती हैं, मुझे भी ये याद रहेंगी, मैं भी कल अपने स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को भी करवा दूंगा। अच्छा बेटे, इसमें आप लोगों ने लाइफ साइकिल देखना है इसका, इसकी लाइफ साइकिल को हम इसकी रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ये इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ एचईवी भी बोल सकते हैं। तो इसके लाइफ साइकिल्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि आप लोगों के पास ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और सेल स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। हर एक सेल पे नहीं करते, जिस पे रिसेप्टर साइट होगी उसी पे ये इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास ये एक सेल है और इस सेल को मैं नाम दे रहा हूं, आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उन पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये जो सेल्स हैं इनको हम टी लिम्फोसाइट सेल्स भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट्स में क्यों ये मौजूद होंगे, क्या क्यों अफेक्ट करेंगे। सो होस्ट स्पेसिफिक मतलब है कि प्राइमरी होस्ट ऑफ एचआईवी जो होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये आपके पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनाया है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद है, इसको हम CD4 रिसेप्टर बोलते हैं। आप लोगों को मैंने ये बताया गया रिसेप्टर्स क्या होते हैं। CD4 क्लस्टर डिफरेंशिएशन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास CD4 रिसेप्टर है। CD8 भी होते हैं, वो साइटोटॉक्सिक सेल्स है और बाकी हैं, लेकिन हमने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ना है। इन रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वायरस आकर जो है वो अटैक करता है। वायरस जब इसके ऊपर अटैक करता है तो एक्चुअली इसके साथ टच हो जाता है इस तरह से, इसके ऊपर स्पाइक्स जो हैं इसकी वो इसके साथ फ्यूज्ड होती है, केमिकल यूनियन या अटैचमेंट होती है, ठीक है, एचआईवी की। सो ये जो एचआईवी जो है इसमें आपके पास अटैचमेंट होगी यूनिकेमिकल नेचर की वजह से, इसमें ये फिर इसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है लाइक दिस और इसके साथ फ्यूज्ड हो जाता है। अब मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया कि सबसे पहले आपके पास लैंडिंग होती है, फिर पेनिट्रेशन होती है। सो ये इसके कैप्सिड है जो इसकी साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये साइटोप्लाज्म में इसमें ये कैप्सिड आ गया। अब ये जो कैप्सिड है तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और इसकी अनकोटिंग होगी। जब भी अनकोटिंग का वर्ड आएगा तो वो इनसाइड दी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स होता है। ये टी लिम्फोसाइट्स आपके पास सेल्स हैं, CD4 सेल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इनके अंदर अनकोटिंग होती है, ये अपने कैप्सूल को ओपन करता है और ये जो आरएनए के मॉलिक्यूल थे उसको विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टी लिम्फोसाइट में एक्सपोज कर देता है, डिलीवर कर देता है। अच्छा जी, जब अटैचमेंट के बाद फ्यूजन होगी, इन्वेलप मेम्ब्रेन के साथ कर गया, एंट्री होगी, एंडोसाइटोसिस होगी, अनकोटिंग होगी, सो रिलीज ऑफ वायरल आरएनए होगा और एंजाइम होंगे। ये आरएनए आ गया। अब ये जो आरएनए है वायरल आरएनए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि वायरल आरएनए जो है आप लोगों के पास मौजूद है और ये 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं। ये आरएनए जो वायरल आरएनए है ये एक्चुअली आरएनए सीडीएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। आरएनए वायरल आरएनए प्लस सीडीएनए बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है, या हाइब्रिड बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्चुअली वो एंजाइम है जो कि आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज कर देता है। तो यहां पर भी एंजाइम जो है वर्क कर रहा होगा। इसका मैकेनिज्म क्या होगा हमने वो नहीं पढ़ना क्योंकि हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है, ये फिर भी हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल बना है वो एक्चुअली फर्दर जाएगा और एज अ टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा फॉर द वायरल प्रोटीन्स। यहाँ पर अब आप लोगों को ये भी बताना है कि हमारे पास जो डीएनए का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होता है
वो हमारे न्यूक्लियस में या लिम्फोसाइट्स में मौजूद होता है। आपको पता है लिम्फोसाइट्स जो है उनका न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बड़ा होता है। सो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोपोर से होता हुआ, न्यूक्लियोपोरिन से होता हुआ इस तरह से हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाता है। अब यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो इसको फैसिलिटेट करता है, उस एंजाइम को हम इंटीग्रेज का नाम देते हैं। तो पहला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, दूसरा एंजाइम आपके पास इंटीग्रेज हो गया। ये इंटीग्रेज एंजाइम कहां से आता है? ये एक्चुअली वायरस अपने साथ ही लेकर आता है। और इसको बनाता कहाँ है? ये बेसिकली जब ये इन्फेक्शन कर लेता है तो प्रोटीन्स बनती हैं, आरएनए, मैसेंजर आरएनए और सारा प्रोसेस होता है, तो बेसिकली यहीं पर बना रहा होता है इसको भी, लेकिन लेकर अपने साथ आता है। सो आप लोगों के पास जब इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेज की मदद से इंटीग्रेट करता है, तो ये बेसिकली हमारे वायरल डीएनए जो है हमारे पास हमारे डीएनए के साथ मैच करने की कोशिश करता है। और वो कौन करवा रहा होता है? एक तो फैसिलिटेट भी करवा रहा है और साथ में ये हमारे पास ह्यूमन का डीएनए है, इसके साथ ये मैच करेगा और मैच जब करेगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से आ जाएगा, लाइक दिस। कि इसमें आपके पास बेसिक्स तो यही होगा, लेकिन इसमें म्यूटेशन हो जाएगी ना, ये म्यूटेशन कॉज करती है। अब ना तो ये बेसिकली प्योर रहा है फॉर द वायरस और ना ही ये प्योर रहा है फॉर द ह्यूमन डीएनए। तो इंटीग्रेशन जो होती है बाय इंटीग्रेज एंजाइम की, वो डीएनए बेसिकली दोनों का मिक्स हो जाता है। जब दो डिफरेंट डीएनए मिक्स होते हैं जिसमें वायरस और ह्यूमन का शामिल है, इसको हम प्रो वायरस का नाम दे रहे होते हैं। अब ये बेसिकली क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है और सेंट्रल डोग्मा में मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है। ये मैसेंजर आरएनए जो है इस न्यूक्लियोपोर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अब आप लोगों को पता है कि ये आपके पास एक मैसेंजर आरएनए है और ये साइटोप्लाज्म में आगे है। ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। सो इसके साथ क्या अटैच हो जाता है? आप लोगों को ये भी पता है कि स्मॉल सब यूनिट पहले है, फिर लार्ज सब यूनिट है, ये पॉलीसोम्स बन गए। जब ये पॉलीसोम्स बनेंगे तो जाहिर बात है सबसे पहले क्या हुई है? ये ट्रांसक्रिप्शन हुई है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसफर आरएनए आएगा, मैसेंजर आरएनए पे जो है ये मौजूद जो कोड्स हैं उनके मुताबिक प्रोटीन्स लेकर आएगा, ठीक है, और अमीनो एसिड्स लेकर आएगा और अपने डिफरेंट जो है वो बनाएगा, सब लार्ज प्रोटीन्स बनाएगा। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होगी वो होस्ट आरएनए की होगी। ये जो ट्रांसलेशन हो रही है सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसलेशन हो रही है, इसके लिए जो राइबोसोम्स और स्ट्रक्चर मौजूद है वो टीआरएनए और आरएन राइबोसोमल आरएनए जो है प्लस राइबोसोम्स जो है ये एक्चुअली होस्ट हमारे ही यूज कर रहा होता है और डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स को ये बना रहा होता है। देखें ये एक इसके पास मैट्रिक्स प्रोटीन आ जाएगी इस तरह से। सो ये बेसिकली क्या होती है? यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पे इंटीग्रेज, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, बहुत सी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। फिर अब प्रोटीन तो जाहिर बात है लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। यहाँ पर इन पे एक एंजाइम एक्ट करता है और इस एंजाइम को हम प्रोटीएज का नाम देते हैं। ये इसका थर्ड एंजाइम है। एक एंजाइम ये है, एक एंजाइम ये है और ये इसका थर्ड एंजाइम है। ये प्रोटीएज जो एंजाइम है ये लार्ज प्रोटीन को वायरल स्ट्रक्चर प्रोटीन में चेंज करता है और इसकी असेंबली की जाती है और असेंबली करने के बाद इसको मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ क्या किया जाता है? शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब मेम्ब्रेन के बाद इसको शिफ्ट करते हैं तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी जिस तरह से आप लोगों के पास
ये देखिए इसमें इसी तरह आपके पास स्पाइक्स वगैरह आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह इसमें एक कोर कैप्सिड डेवलप हो जाएगा और उसमें आरएनए स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। अब ये इंटर हुआ था यहां से, इस एंट्री को हम एक्चुअली एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि ये बल्क मूवमेंट है और इसमें नो डाउट एटीपी रिलीज होते हैं, हमने इस मैकेनिज्म को नहीं पढ़ना। और ये हमारी बॉडी से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है ये होस्ट की है और उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है जिस तरह आप लोगों ने पढ़ी है किसकी, जाहिर बात है आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। इस चीज को हम लाइसिस भी कह सकते हैं, इस चीज को हम बडिंग भी बोल सकते हैं। समटाइम ये बडिंग करवा देता है, समटाइम ये लाइसिस करवाता है। एक्चुअली लाइसिस है ना, ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। सो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके कुछ चीजें हमने पढ़नी है कि इसमें जो HIV जो फैलता है उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। तो एक को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ट्रांसमिशन का पूछ लिया जाए कि एड्स की ट्रांसमिशन किससे होती है, तो नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटे फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, इसके साथ तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो ये स्प्रेड करता है। इसके अलावा ये याद रखिएगा एड्स जो है ये फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ के अलावा जो है ये ब्लड से एंट्री कर सकता है, ब्लड टू ब्लड में टीयर से कर सकता है, और मोस्टली ये होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं, जो पर्सन होमो सेक्सुअल है उनमें सबसे पहले तो आपको पता है इसको अमेरिका में फाइंड आउट किया था, फिर जर्मनी फ्रांस ने इस पे काम किया। ये आपके पास सारी चीजें लिखी हुई है। जी बेटे बोले। सही, आपने प्रोटीएज एंजाइम के बारे में क्या बताया? प्रोटीएज एंजाइम वो है जो बेसिकली प्रोटीन के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करता है ताकि प्रोटीन इंटीग्रेट हो सके और सेल से बाहर मूव कर सके। जी जी बेटे बोले। सर ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज तीनों एंजाइम वायरस के पास खुद मौजूद होते हैं। जब देखिए मैंने कहा कि इसके पास, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा आपके पास है इंटीग्रेज, और नंबर 3 पे आपके पास बताया था प्रोटीएज। ये इसके मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में ये अभी वर्किंग नहीं कर सकते जब तक ये सेल के अंदर ना चला जाए। जैसे सेल के अंदर जाते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, तो सेल का मीडियम इसको एक्टिवेट करता है। दूसरी बात है जब ये बन गए, ये वर्किंग कर दी, तो इसमें इसी तरह की एक और कॉपीज आ जाती है ना, तो क्या एक ही सेल आएगा कि मल्टीपल सेल्स ग्रो करते हैं? एक सेल से एक तो नहीं बनता है। जब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल सेल्स निकलते हैं, तो नया जो वायरस बनता है उसमें जो इसमें एंजाइम्स आते हैं वो अपने इसी सेल से आते हैं, लेकिन यूज होस्ट का सेल करते हैं वो। ठीक है सर। जी जी बोले बोले। सर जो इंटर होगा सर एंडोसाइटोसिस हुई है जहाँ पे, सर यहाँ से स्पाइक्स मतलब इंटर होंगी या बाहर ही रह जाएंगी? कौन सी स्पाइक्स कह रहे हैं आप? सर ये जो एंडोसाइटोसिस हुई है यहाँ पे, सेप्टरमेटेड एंडोसाइटोसिस, सेप्टरमेटेड क्या सर आपने दोबारा? और जब सेप्टरमेटेड होती है ना तो ये इनसाइड आती है ना, फ्यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसकी ये स्पाइक्स जो है ये तो अंदर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, एक आगे आ जाती है अंदर, ठीक है सर फिर सर ये मतलब एंड मतलब रिमूव कर दी जाएंगी
या फिर सर यही वाली नेक्स्ट सैलरी खत्म हो जाता है, रिमूव क्या होनी है? इंसान रिमूव हो जाता है जी, सही हो सही। सकती है, खत्म भी हो और सकती सर है, रिमूव भी हो एक सकती है। और सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सर जो कहाँ से आएगा सर एंड पे, सर जब वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाएगा? तो बेटे ये देखो, ये प्रोटीन बनी है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी हो सकता है, प्रोटीएज भी हो सकता है। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन जीपी वाली भी हो सकती हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन भी हो सकती हैं, ठीक है, कैप्सिड की प्रोटीन भी हो सकती हैं। ये सारे इसमें आ जाएंगे यहाँ पर। जी सर मुझे लगा सिर्फ स्पाइक्स बनी है यहाँ अपने पे। आप को डबल करना है ना, इसलिए हम यहाँ पर ये इसको बोल रहे हैं। जी सर ठीक है। बेटे ये ब्लड और ब्रेस्ट फीडिंग से भी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेक्टेड फीमेल जो होगी बेबी में जा सकता है, यानी कि ये सीरम के थ्रू जो है वो कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ज्यादातर सीरम में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह इसके अलावा ये कंटेमिनेटेड नीडल से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है। एक्वायर्ड अमीनो सिंड्रोम्स जो है, एड्स जो है, बेसिकली यंग लोगों में आपको मैंने बता दिया था कि होता है, उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली वीक हो जाता है। इसकी सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसकी सिम्टम्स में याद रखिएगा 3 तरह की सिम्टम्स हमने पढ़नी है इसमें। एक को हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होती हैं, जिसमें मोस्टली कोई सिम्टम्स नहीं होती, इसको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। फिर दूसरी हमारे पास होती है जिसमें बेसिकली सिम्टम्स जो है ग्रो करना शुरू कर देती हैं, यानी कि आर्क शेप जिसे बोलते हैं, या ARC भी बोलते हैं। एड्स रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स है वो आ जाएंगे। नंबर 3 पे आपके पास आती है फुल ब्लॉन जो है वो सिम्टम्स। सो आप लोगों के पास एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी होती हैं, और दूसरी वो होती है। अब देखिए एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि सिंपल होगी, ठीक है, और ये ज्यादा अरसे तक नहीं चलती। 9 मंथ तक बुक्स में लिखा हुआ है, पंजाब की तो नहीं लिखा, लेकिन फेडरल में ये बात लिखी है कि 9 मंथ्स के बाद जो है, जब पेशेंट को फीवर रहता है, उसके लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, चिल फीवर रहता है, तो जब उसका एंटीबॉडीज टेस्ट करवाया जाता है ना, एंटीबॉडीज टेस्ट, तो वो पॉजिटिव आ जाता है। क्योंकि जब एड्स होता है किसी पेशेंट को, तो रेजिस्टेंस तो बॉडी ने करनी है ना, तो उसमें एंटीबॉडीज शो हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास सिम्टम्स होती हैं। इसमें 3 से 4 जगहों पर जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। वो है आपके पास लेफ्ट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास लेफ्ट नोड में लेफ्ट ग्लैंड्स जो हैं, लेफ्ट नोड ये नेक रीजन पे हो सकते हैं, ये हमारे ग्रोइन रीजन पे हो सकते हैं, थाइस के पास हो सकते हैं, आर्मपिट्स, में मौजूद हो सकते हैं, ये स्वेल कर जाते हैं। इसके अलावा रात को जो है वो नाइट स्वेटिंग होती है, जॉन्डिस हो जाता है, मल्टीपल उसको डिजीज होगी। लेकिन जो सबसे लास्ट पे जिसपे कंफर्म होता है, क्योंकि मोस्टली आर्क जो है ना ARC कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि ये टीबी से रिलेटेड है। जिसका टीबी की जो सिम्टम्स होते हैं ना, रात को बुखार हो जाता है, सुबह फिर बुखार हो जाएगा, दरमियान में ठीक हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, वेट लॉस हो जाएगा, जॉन्डिस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है, बहुत चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं,
और इसमें हमारे पास कैपोसी एक डिसऑर्डर है, इसको हम स्किन कार्सिनोमा बोलते हैं। स्किन कार्सिनोमा। अब स्किन कार्सिनोमा जो है बेसिकली इसे हम कैपोसी का नाम देते हैं। ये सार्कोमा या कैंसर लेशंस हो जाती है बॉडी पे, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है। इसको लीवर इनलार्जमेंट हो सकती है, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर सकता है। इन चीज को हम बोलते हैं फुल ब्लोन एड्स। फाइनल स्टेज होती है और इसमें पेशेंट का जो वेट है बहुत ज्यादा तक जो गिर जाता है। इसमें एक याद रखिएगा, आपके पास डायरिया रहता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, आइज डिजीज हो सकती है, ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है एड्स को? उसके लिए तो मेडिसिन कोई भी नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक ने शायद एक थेरेपी का नाम दिया है और उस थेरेपी को हम बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स के साथ, और ये परमानेंट तो नहीं है, लेकिन इससे पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। इसका सबसे बेहतरीन कंट्रोल जो है वो हाइजेनिक है। हाइजीन को इम्प्रूव करें, नीडल्स को मत शेयर करें। आजकल ये बहुत ज्यादा चला हुआ है हमारे यंग लोगों में कि वो जो है बहुत आदत पड़ गई है उनको ड्रग्स लेने की, तो ये प्रॉब्लम्स कर रही हैं एड्स को डेवलप होने में। अब देखिए एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा कहां से डेवलप हो सकता है? आपके पास, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, एड्स अगर सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा कहां से डेवलप हो सकता है? जब अवॉइड नहीं करेंगे हम नीडल्स को, स्ट्रिंज को या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, या ये जो आपके पास नशा करने वाले इंजेक्शन होते हैं इनको कॉमनली वो यूज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जी बेटा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, इसके बाद मीटिंग ऑफ होगी। सर मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि ना जो ओरिजिनल पीएमसी का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एवनोस्की व्हाट आर सॉल्युबल लिविंग जर्म। सर इधर हम बैक्टीरिया लगाएंगे या वायरसेस लगाएंगे? वायरस नो, नहीं बैक्टीरिया लगाएंगे। सर क्यों वायरसेस क्यों नहीं? वायरसेस जो है नॉन लिविंग होते हैं, आपने लिविंग बोला है। तो इसने जो एवनोस्की ने तो वायरस पे वर्क नहीं किया था। देखिए मेरी बात सुने, जब उसने लीव को ओपन किया था ना, लीव को ओपन किया था, अब ये बात जो है ना उसने पूछ तो ली है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी नहीं दी उसने। जब उसने इसको ओपन किया ना तो कहीं पे इसको स्पोर्ट नजर आए। एवनोस्की ने क्यों काम किया था? ये एक्चुअली एवनोस्की स्मोकर था बहुत बड़ा, यानी कि वो सिगार पीता था, उसके बाद में ये दरख्त पत्ते लगे हुए थे तंबाकू के, उसने देखा ये खराब हो रहे हैं, उसने थीसिस पढ़ा होता है एक पेशेंट जिससे पहले का, तो उसने इसको फिर फिल्टरेबल एजेंट के तौर पे इसको जब जज किया तो उसको ये पता चला कि ये क्रिस्टल्स की नेचर में होते हैं। अच्छा ये फिल्टरेबल बना लिए, क्रिस्टलाइजेशन उसने आगे की थी, लेकिन इसने कहा कि ये जो वायरसेस, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं और लिविंग भी होते हैं। वायरसेस जब नॉन लिविंग होते हैं ना तो डिजीज कॉज नहीं करते, जब वायरसेस लिविंग स्टेट में आते हैं तब डिजीज कॉज करते हैं। आपने आंसर में, आपने क्वेश्चन में बोला है कि ये लिविंग है, तो लिविंग के लिए हम जो है वो बैक्टीरिया को यूज करते हैं। नॉन लिविंग एंड लिविंग कैरेक्टर में वायरसेस क्या है कि वायरसेस जो है किसी भी किंगडम में शामिल नहीं है, कोई ऑर्गेनेली इसमें शामिल नहीं है, ये कभी लिविंग स्टेट में चल जाती है, कभी नॉन लिविंग। मे बी आप हम सब बॉडी में हेपेटाइटिस के वायरसेस क्रिस्टल फॉर्म में लिवर में मौजूद होते हैं, और जब उसको एनवायरमेंट सूटेबल मिलता है, जब उनको हमारी इम्यूनिटी वीक मिलती है,
वो एक्टिवेट हो जाती है। आपकी स्टेटमेंट क्या बोली है आप लोगों ने? सर वो स्टेटमेंट ये थी, अकॉर्डिंग टू एवनोसिकी व्हाट आर सॉल्युबल लिविंग जर्म्स। सॉल्युबल? जी सर। हाँ जी, सॉल्युबल में वायरस है। मैं समझा आपने बोला है लिविंग। लिविंग भी है सर, सॉल्युबल लिविंग हाँ जर्म। सॉल्युबल, सॉल्युबल हो गया ना, सॉल्युबल हो गया, क्योंकि वो जी। जिसने फिल्टर बनाया था उससे ये निकल कर जो है ना उसके सोल्यूशन में एक्सट्रैक्ट हो गया था। सर पर की में इसका बैक्टीरिया ही लगा हुआ है। चले बस ठीक है, फिर बैक्टीरिया लगा दें। ठीक है। जी बेटे बोले। सर ये आप एंडोसाइटोसिस के बाद से पूरा रिकैप कर देंगे? अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे जी। सर नेक ग्राइन क्या है सर, जो राइट बेटे ये साइड ना पे एरियाज है, नेक रीजन है, जी सर। ठीक है, और ग्रॉइन भी रीजन है बॉडी का। ये बेसिकली ग्रॉइन रीजन जो होते हैं, थाई के एरियाज जो होते हैं उनको हम बोल रहे होते हैं। अच्छा ठीक है सर। जी बेटे बोले। सर हमने वायरल डिजीजेस भी करने हैं? नहीं जी, वायरल डिजीज में एक ही करनी है जिसको मैंने सारा बता दिया आपको। आप पे डिपेंड करता है, आपने अगर सारी करनी है इट्स अप टू यू। सिलेबस में इतनी है, अगर आप कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो अगर खुदा न खास्ता आ गया तो आप पे, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि एड्स पढ़ाना है, एड्स की, क्योंकि एड्स में भी सिर्फ ये पढ़ाना था आपको, ठीक है, डिजीज और स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल भी पढ़ा दिया दरमियान में, तो कर लें तो बेहतर है। वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल थी करवाते हैं, सिलेबस में बहरहाल नहीं है, ठीक है बेटे। ओके सर। बैक्टीरियोफेजिस भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। जी बेटे बोले। सर ये जो बाकी वायरल डिजीजेस हैं, ये मीजल्स और मम्प्स, यही मैं कह रहा हूँ कि वहां पीएमसी ने जो सिलेबस डिफाइन किया है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है वायरल डिजीज सच एज, उसने एग्जांपल दिया एड्स की आगे कि आपने एड्स पढ़ाना है, पढ़ना है, याद करना है। अगर आपने दूसरी करनी है इट्स अप टू यू। हमें हमारे बुक में या आपको टेस्ट में जो हमारे पास बुक है या हमारे पास फॉर्मेट है उसमें ये अदर वायरल डिजीज का जिक्र नहीं है। जी बेटे। सर जो एहसान भाई ने क्वेश्चन पूछा था, सर अगर वो सोलुबल है तो फिर वो वायरस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? सर मतलब कि अगर वो सोलुबल है सर, वो किसी देखिए मतलब आप कांटेक्ट लोग में ना, है किसी। आप लोग एक बात देखिए, आप लोग जब मैं कहता हूँ ना ये है, आप में से एक नहीं हो सकता, मैं उसके मुताबिक आपको जस्टिफाई करता हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे भी गुस्सा आ गया आपने को, मैंने बताया कि बेटे बैक्टीरिया का सर, वो तो बैक्टीरिया वायरस से, ये सिंपल सी बात है। अगर वो फिल्टरेबल एजेंट है, डिसॉल्व हो सकता है, इसका मतलब है उसका आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो हो सकता है, तो वो बैक्टीरिया होगा। अगर वो आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि वो लिक्विड में जाकर डिसॉल्व नहीं हो सकता। थोड़ी सी सेंस भी यूज करें। आप बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं जब फिर कहते नहीं सर इसका तो आंसर पीएमसी में ये है, नहीं सर ये है। मैंने आपको दोनों तरह से समझाया है। याद रखिएगा, वायरस कभी भी वाटर में सॉल्युबल या उसमें नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो ही नहीं कर सकता, उसके हम किसी एक क्रिस्टल फॉर्मेशन में लेके जाते हैं। जी सर, मैं इसी लिहाज से आपसे पूछ रही हूँ कि अगर वो सोलुबल है जैसे आप बता रहे हैं सर, फिर तो मेरे ख्याल से वायरस होगा ना। नहीं देखें मेरी बात सुनिए, देखें वहां पर बैक्टीरिया बेस्ट आंसर है, क्योंकि उसने जब फाइंड आउट किया था ना तो इसके साथ वायरस भी इंक्लूडेड था, बैक्टीरिया भी था। जब किसी बॉडी पे वायरस अटैक करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो बैक्टीरिया को ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं कि वो अपना एंडोस्पोर तोड़कर एक्टिवेट हो जाए। फिल्टरेबल, तो बैक्टीरिया भी फिल्टरेबल है, लेकिन डिसॉल्वेबल बैक्टीरिया है, क्योंकि वो क्या बना सकता है, बेसिकली आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कर सकता है, ये आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं कर सकती। कल बेटे हम जो है नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, और वो यूनिट है आपके पास जो आपके पास मोनेरा, किंगडम मोनेरा, और उसमें से हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।